बताओ। तो एनिमे की शुरुआत एक लड़की से होती है जो अभी जस्ट सो के उठी थी और नहाने जाती है और थोड़े परेशान थी। फिर रेडी होकर स्कूल जाती है। इस लड़की का नाम निशिनो है, लेकिन जैसे ही निशिनो अपने घर का डोर ओपन करती है उसके सामने माइक लेके बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। उनको देख के निशिनो डर जाती है। फिर उसका ड्राइवर बोलता है मैम आपको स्कूल नहीं जाना है क्या? फिर निशिनो को पता चलता है ये सब उसका एक रहम था। फिर निशिनो अपने स्कूल आ जाती है। यहाँ वो सब लोगों से स्माइल करके गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर निशिनो को शू स्टैंड के पास एक लड़का मिलता है जिसका नाम है कागेनो। ये ही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। निशिनो बोलती है ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इस लड़के से नफरत करती हूँ। लेकिन फेक स्माइल करके कागेनो से गुड मॉर्निंग बोलती है। लेकिन कागेनो अपने में ही लगा था और निशिनो का नाम गलत लेके उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। इससे निशिनो गुस्सा होती है, लेकिन प्यार से कागेनो को बोलती है कि मेरा नाम निशिनो है। कागेनो बोलता है मुझे साइड कैरेक्टर के नाम याद नहीं रहते, मुझे सिर्फ मेन कैरेक्टर के नाम याद रहते हैं। निशिनो बोलती है क्या बोल रहे हो तुम? कागेनो बोलता है सॉरी मैं कुछ दिनों से अच्छे से सोया नहीं हूँ इसलिए मैं तुम्हारा नाम भूल गया। निशिनो मन ही मन बोलती मैं तुम्हारे साइड वाली डेस्क में 3 महीने से बैठ रही हूँ और तुम्हें मेरे जैसे सुंदर लड़की का नाम याद भी नहीं, कैसी लड़की हो तुम? फिर कागेनो वहां से जाने लगता है। निशिनो बोलती है मैं इससे इसलिए नफरत नहीं करती हूँ क्योंकि इसको मेरा नाम याद नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी कागेनो मेरे साइड देखता है तो ऐसा लगता है वो देख तो मेरे साइड रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है, इसलिए मैं इससे नफरत करती हूँ। मैं सच बताता हूँ ये बहुत फालतू रीजन है कागेनो उससे नफरत करने का। बात तो सही है। फिर निशिनो क्लासरूम में आ जाती है। उसके पास बहुत से लोग थे और निशिनो से बातें कर रहे थे। निशिनो स्कूल में बहुत पॉपुलर थी लेकिन इन सबसे दूर कागेनो हैंड ग्रिप कर रहा था। फिर लंच होता है। निशिनो वॉशरूम में आती है और बोलती है कुछ सालों पहले मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद मैं चेंज हो गई और लोगों के सामने नकली स्माइल का मास्क लेके घूमने लगी। और फिर सीन कागेनो पे आता है। वो स्कूल टेरेस पे था और एक मैजिक की बुक पढ़ रहा था और बोलता है कि मुझे और पावर चाहिए, मुझे मैजिक पावर चाहिए। फिर सीन निशिनो पे आता है। निशिनो सभी चीजों में पार्ट लेती थी इसलिए वो आज लेट तक क्लास अटेंड कर रही थी। कागेनो पियानो बजा रहा था। फिर निशिनो की क्लास खत्म हो जाती है। वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है लेकिन ड्राइवर किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी था। उसके ड्राइवर को कुछ लोग मार रहे थे इसलिए उसने अपनी मालकिन का कॉल नहीं उठाया। निशिनो बोलती है मैं आज पैदल ही अपने घर चली जाती हूँ और वो पैदल घर जाने लगती है। तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और उसको क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। बेहोश होने के पहले निशिनो ने कागेनो को देखा था जो ये सब चुपचाप होते हुए देख रहा था। फिर सीन निशिनो पे आता है। उसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। उसके सामने 2 आदमी थे। इन्हीं लोगों ने ड्राइवर को मारा था और अब इन लोगों ने निशिनो को किडनैप कर लिया था। उसमें से व्हाइट सूट वाला आदमी निशिनो से बोलता है तुम इतने बड़े घर की लड़की हो तो तुमको अकेले नहीं घूमना चाहिए, देख लो ना तुम हो गई ना अब किडनैप। दूसरा आदमी बोलता है हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए हैं तो तुम इस लड़की से बातें क्यों कर रहे हो? सूट वाला आदमी बोलता है तुमको क्या करना है इसे? फिर वो दोनों आदमी एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। ये सब कागेनो अपने फोन के रिफ्लेक्शन से देख रहा था और अपने हाथ से वेट गिराता है और अपने बैग से एक मास्क निकालता और पहन लेता है। फिर सूट वाला आदमी निशिनो के साथ मजे करना चाहता था और निशिनो के कपड़े खोल देता अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बोलता है ये सब तो तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। जब तुम मिडिल स्कूल में थी तुम्हारे एक फैन ने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया था लेकिन मैं तुमको उससे ज्यादा मजे दूंगा आज। तभी उन लोगों को लगता है कि ऊपर कोई है। वहाँ कागेनो था। वो विंडो तोड़ के नीचे आ जा। सूट वाला आदमी बोलता है तुम कौन हो? कागेनो बोलता है मैं हूँ बुरे लोगों को वाला एक अच्छा आदमी। वो दोनों आदमी बोलते हैं क्या ही बकवास कर रहा है ये। और व्हाइट सूट वाला आदमी कागेनो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है लेकिन कागेनो सूट वाले के हाथ में एक चाकू फेंक के मारता है और उसको नीचे गिरा देता है और उसको बहुत मारता है। दूसरा आदमी बोलता है अच्छा है मैं यहाँ बोर हो रहा था लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हो मेरा टाइम पास करवाने। तुमको पता है मैं पहले आर्मी में था, मुझे फाइट करना बहुत पसंद है इसलिए मैं रिटायर होने के बाद इस काम में लग गया और ये गैंग ज्वाइन कर ली। कागेनो बोलता है कितना बोलते हो यार तुम, और एक क्रोबार से उस आदमी पर अटैक कर देता है। वो आदमी शुरू में तो कागेनो को वीक समझ रहा था। फिर कागेनो अपनी स्पीड फास्ट करता है और उस आदमी के हाथ में क्रोबार से अटैक करता है जिससे उस आदमी का हाथ टूट जाता है। फिर कागेनो बोलता तुमको पता है क्रोबार के किस साइड से ज्यादा डैमेज होता है? उसके पीछे वाले साइड से। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं रात में बाइकर गैंग और बाकी गैंगों के लोगों को क्रोबार से मारता था और उनसे फाइट करता था। वो आदमी बोलता है तुम वो हो और अपनी गन लेने जाता है लेकिन कागेनो उसके पास आ जाता है और उस आदमी को क्रोबार से बहुत मारता है। ये सब निशिनो तक नहीं देख पा रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कागेनो चाकू लेके निशिनो के पास जाता है। निशिनो को लग रहा था कागेनो उसको भी मारने आ रहा है लेकिन कागेनो उसके हाथ की रस्सी खोल के वहां से चला जाता है। कागेनो रूफटॉप में बैठा था और सोच रहा था कि मैंने आर्मी वाले से ही फाइट कर ली लेकिन मैं इस तरह एमिनेंस इन शैडो नहीं बन सकता। हिंदी मतलब ये है कि शैडो में रहने वाले सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी। फिर निशिनो के पापा ने निशिनो को किडनैप होने वाली बात को पैसे देके दबा लिया था और निशिनो और किसी को पता नहीं चला था कि उसको किसने बचाया। फिर सेकंड डे निशिनो फिर से स्कूल जाती है। यहाँ फिर से शू स्टैंड में उसको वहाँ कागेनो मिलता है और कागेनो निशिनो का सही नाम लेता है और उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। इसको सुन के निशिनो हैरान हो जाती है। उसको लग रहा था कि वो और कागेनो सेम ही है क्योंकि वो दोनों अपने ट्रू फीलिंग मास्क के अंदर रखते हैं। फिर दूसरे दिन न्यूज में बताते हैं कि हाई स्कूल में पढ़ने वाला कागेनो नाम के लड़के का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया जिससे वो स्वर्ग से धार गया। फिर हमें कागेनो का पास्ट बताया जाता है। जैसे सब लोग बचपन में हीरो बनना चाहते हैं लेकिन बड़े होने के बाद सब लोग अपना ड्रीम को भूल जाते हैं। कागेनो भी हीरो बनना चाहता था इसलिए उसने बचपन से ही सभी मार्शल
आर्ट और बाकी चीजें सीखी जिससे वो पावरफुल हो और हीरो बन सके। लेकिन कागेनो ने सबको ये दिखाया कि वो एक वीक और ऑर्डिनरी लड़का है। मार्शल आर्ट से वो कुछ गुंडों को तो हरा सकता था, लेकिन मान लो किसी दिन कागेनो को गन वाले मिलिट्री सोल्जर घेर लेते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मान लो कागेनो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बन जाता है तो वो उन लोगों से जीत जाएगा, लेकिन मान लो उसके ऊपर एक न्यूक्लियर मिसाइल गिर जाए तो वो क्या ही करेगा, उसकी सभी स्किल धरी की धरी रह जाएंगी। यही है ह्यूमन बॉडी की लिमिट। और बोलता है मुझे इतना पावरफुल बनना है कि न्यूक्लियर मिसाइल भी मेरा कुछ नहीं कर पाए और मैं ना मरूं। और सीन कट होता है और एक लड़के पे आता है, ये कागेनो ही था जो रिकार्नेट हो गया था मैजिक वर्ल्ड में। उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां थी जो बोलती है मास्टर हमने उसको घेर लिया है, अब आगे क्या करना है उसके लिए हमको ऑर्डर दो। और ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां पूरे शहर में थी। कागेनो बोलता है ये अच्छा है, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, वो है मैजिक पावर, वो भी इस वर्ल्ड में। मैं ना हीरो बनूंगा ना विलन बनूंगा, मैं तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल आदमी बनूंगा जो शैडो से सब कंट्रोल करेगा, मैं बनूंगा द एमिनेंस इन शैडो। तो फिर हमें कागेनो बताता है कि वो मैजिक वर्ल्ड में कैसे आया। कागेनो मैजिक वर्ल्ड में न्यू बॉर्न बेबी की तरह बॉर्न हुआ, लेकिन उसको खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ। लेकिन उसके मम्मी पापा के शौक थे क्योंकि कागेनो रो नहीं रहा था। फिर कागेनो अजीब तरह से रोता है और उसकी बहन भी थी जिसका नाम क्लेयर था और उससे मैजिक लीक हो रहा। इसी से कागेनो को पता चला कि वो मैजिक वर्ल्ड में रिकार्नेट हुआ है और यही तो वो चाहता था। फिर सीन कुछ साल आगे जाता है, कागेनो बड़ा हो गया था, उसका न्यू नेम सिड था, वो बैरन फैमिली में बॉर्न हुआ था। इस फैमिली में सब लोग डार्क नाइट होते हैं। डार्क नाइट मतलब वो जो मैजिकल पावर से अपनी फिजिकल पावर को बूस्ट कर सकते हैं। फिर सिड और क्लियर शॉर्ट से स्टोन पे अटैक करते हैं। सिड बोलता है मेरी फैमिली को मेरे से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मेरी बहन मेरे से ज्यादा पावरफुल है। तभी क्लियर स्टोन को बहुत सारे पीसेस में कट कर देती है। फिर सिड बताता है वो लो प्रोफाइल रहता है बचपन से ही और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वीक और ऑर्डिनरी लड़का है। फिर सीन रात में आता है जहां सिड बैंडेड से फाइट कर रहा था और उनको अपने स्लाइम के वेपन से मार रहा था। उन लोगों को बहुत बुरी तरह मार देता है वो, और यहाँ वो उन लोगों का गोल्ड लेने आया था। तभी सिड को अजीब सी आवाज आती है। सिड उस आवाज के साइड जाता है, यहाँ उसको एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है जिसकी बॉडी खराब हो रही थी लेकिन वो जिंदा था और उस क्रिएचर की मैजिक की वेवलेंथ सिड को समझ आ रही थी। उस क्रिएचर की बॉडी में बहुत ज्यादा मैजिक पावर स्टोर था। सिंपल वर्ड में उसके ऊपर एक कर्स था। फिर सिड उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और 1 महीने के कठिन प्रयास के साथ वो क्रिएचर एक एल्फ लड़की में चेंज हो जाता है। वो एल्फ बोलती है मुझे लगा नहीं था मैं ठीक भी हो जाऊंगी। तभी उसकी आंख खुलने के पहले ही सिड अपने गेटअप पे आ जाता है क्योंकि वो इस लड़की को अपने फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना चाहता था। वो लड़की बोलती है मेरे साथ क्या हुआ था। सिड बोलता है तुम्हारे ऊपर एक कर्ज था जिसे मैंने रिमूव कर दिया है, और एक फेक स्टोरी उस एल्फ को बताता है जो 3 हीरो ने डीमन किंग डियाब्लो को मारा था। डीमन किंग ने हीरो के डिसेंडेंट को एक कर्ज दिया था जिससे वो लोग एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएं, और डीमन किंग को लगा कि तुम हीरो के डिसेंडेंट हो तो डीमन किंग ने मरने से पहले सभी हीरो के डिसेंडेंट को ये कर्ज दे दिया। लेकिन इन सबके पीछे एक कल्ट है जो इन सबका मास्टरमाइंड है, जो कि अब ये ट्राई कर रहा है कि वो किसी भी तरह डीमन किंग को फिर से जिंदा कर दें। मैं उनके बारे में तुमको बताकर तुमको डेंजर में नहीं डाल सकता हूँ। वो कल्ट रात में काम करता है और मैं अभी शैडो में काम करता हूँ। इन सबके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर भी हैं, मुझे उनसे फ्यूचर में फाइट करनी होगी। एल बोलती है आपने मेरे ऊपर से कर्ज खत्म किया और अब आपने मेरी जान भी बचाई है, तो मैं अब आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ और उन लोगों को भी मार दूंगी जो हम दोनों के बीच में आएगा। सिड सोचता है मैंने तो झूठ बोला था, अब इस लड़की को कौन से कल्ट का नाम बताऊं। फिर उसको एक बोतल में लिखा दिखता है कल्ट ऑफ डियाब्लो, और यही नाम वो उस लड़की को बता देता है। फिर सिड अपना नाम शैडो बताता है और उस लड़की का नाम वो अल्फा रखता है। अल्फा बोलती है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में और मेरे जैसे हीरो के डिसेंडेंट को लाना चाहिए। फिर सिड अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम शैडो गार्डन रखता है। हाँ मुझे पता है अजीब सा नाम है लेकिन यही नाम है। फिर सीन कट होता है 3 साल बाद आगे आता है। सिड अपनी बहन के साथ शॉर्ट फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और क्लियर सिड पे भारी पड़ रही थी। सिड बोलता है मैं चाहूँ तो अपनी बहन को एक ही अटैक में हरा सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तभी क्लियर सिड पे अटैक कर देती है। सिड इस अटैक से रिवर में जाके गिरता है। क्लियर बोलती है तुम बहुत वीक हो। तभी वहाँ एक मेड आती है और क्लियर से बोलती है आपके फेयरवेल पार्टी का टाइम हो गया है। सिड बताता है कि जब डार्क नाइट 15 साल के हो जाते हैं तो वो कैपिटल के मैजिक अकेडमी जाते हैं जहाँ वो पावरफुल हो सके। क्लियर बोलती है मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ तो तुम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करना मेरे बिना। ओके। सिड बोलता है मैं खुद को लो प्रोफाइल रख रहा हूँ किसी बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह, मैं अपने आप को तब रिवील करूंगा जब सही टाइम आएगा। फिर जिस दिन क्लियर अकेडमी जाने ही वाली थी तभी वो किडनैप हो जाती है। उसके पापा ये सोच के हैरान थे कि इतनी पावरफुल लड़की को कौन किडनैप कर सकता है। उसकी मम्मी बोलती है तुम ये सब बात तो करना बंद करो और हमारी लड़की को जाके ढूंढो। इसी बात पे वो दोनों लड़ लेते हैं। फिर ये देख रहा था और वहां से अपनी मेड के साथ चला जाता है। उसकी मेड एक एल्फ में चेंज हो जाती है। ये भी शैडो गार्डन की एक न्यू मेंबर थी जिसका नाम था बीटा। बीटा बताती है कि अल्फा आपकी बहन के बारे में पता लगा रही है। सिड बोलता है मेरी बहन जिंदा है कि नहीं। बीटा बोलती है वो जिंदा है। फिर सिड बोलता है मेरी बहन को उन लोगों ने क्यों किडनैप किया होगा। बीटा बोलती है इन सब के पीछे कल्ट ऑफ डियाब्लो है, उन लोगों को लगा होगा कि आपकी बहन भी हीरो की डिसेंडेंट है। फिर अल्फा एक मैप देखती है और बोलती है कि इन सब लोकेशन में से एक में क्लियर है लेकिन वो किस लोकेशन में इसके बारे में हमें नहीं पता। सिड एक चाकू एक लोकेशन में फेंकता है और बोलता है वो इस लोकेशन में है। अल्फा बोलती है आप कितने स्मार्ट हो मास्टर। सिड मन ही मन बोलता है मैंने तो ऐसे ही फेंका था चाकू तुक्के से और वो सही जगह लग गया, मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है। फिर सिड बीटा से बोलता है सातों शैडो गार्डियन को लेकर उस जगह जाओ। फिर जिस जगह क्लियर को रखा था वहां एल्फ आ गई थी। फिर सीन क्लियर पे आता है वो चेन से बंधी हुई थी जिससे वो अपनी मैजिक पावर यूज नहीं कर पा रही थी। उसके सामने एक आदमी था जो बोलता है मैंने सुना है कि तुम एक बार पोजेस हो गई थी और तुम्हारे भाई ने तुमको हील किया था। क्लियर बोलती है ये सब झूठ है, जो लड़का मेरे से हार जाता है वो मुझे क्या ही हील करेगा।
गजब बेइज्जती है। लेकिन मेरे भाई में एक बात तो है, जब भी मैं उसके साथ कभी भी शॉर्ट फाइट करती हूँ तो मैं उससे बहुत कुछ सीखती हूँ, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं सीखता और हमेशा वीक रहता है। वो आदमी बोलता है तो अब तो तुम्हारे भाई से मिलना ही होगा। ये सुन के क्लियर गुस्सा हो जाती है, अपनी चेन तोड़ के उस आदमी पर अटैक करती है और बोलती है मेरे भाई से दूर रहना, अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। वो आदमी क्लियर को वो पंच मारता है और बोलता है मैं तुम्हारे ब्लड के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, जिससे हमें पता चले तुम हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए सही हो या नहीं और कुछ नहीं। तभी उसको एक आदमी आकर बताता है कि किसी शैडो की तरह 7 एल्फ आई और हमारे लोगों को मार रही हैं। फिर वहाँ वो आदमी जाता है और देखता है कि शैडो गार्डन के मेंबर ने वहाँ सभी लोगों की लाश बिछा दी है। वो आदमी उन लोगों से पूछता है कि तुम कौन हो। अल्फा बोलती है हाँ मैं शैडो गार्डन, और हमें कर्स ऑफ डियाब्लो और डीमन किंग के जिंदा करने की बात के बारे में सब कुछ पता है। ये सुन के वो आदमी अल्फा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारी अल्फा उस आदमी से स्ट्रॉन्ग थी। ये देख के वो आदमी एक अजीब सी रेड पिल खाता और पावर अप हो जाता है, लेकिन इससे के बाद भी अल्फा उस आदमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसको मारने वाली थी। लेकिन तब भी वो आदमी अपने नीचे की जमीन तोड़ के वहां से भाग जाता है। ये देख के बाकी अल्फा से बोलती है हमें उसका पीछा करना चाहिए कि नहीं। अल्फा बोलती है वो सीधे शैडो के पास जा रहा है, और सिंह शैडो के पास आता है, वो रास्ता ही भूल गया था। तभी एक सीक्रेट टनल से वो आदमी आता है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि सिड ही शैडो है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और शैडो के ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है वो आदमी, लेकिन इस अटैक को शैडो अपनी शॉट से रोक लेता है। फिर शैडो उस आदमी से बोलता है तुम अल्फा से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुमको अपनी ट्रू पावर यूज करते नहीं आता है। फिर शैडो उसको बताता है कि अपनी पावर को अच्छे से कैसे यूज करते हैं और उसको ज्ञान देने लगता है। वो आदमी शैडो के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन उसका अटैक शैडो हर बार ब्लॉक कर देता है और शैडो के ऊपर उसका अटैक लैंड ही नहीं होता था। फिर शैडो उस आदमी को बहुत मारता है। फिर वो आदमी बोलता है तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, तुम इस वर्ल्ड की डार्कनेस को कभी नहीं समझ सकते, ये कितना गहरा है। फिर वो आदमी एक साथ बहुत सारी रेड पिल खा लेता है और बजर हो जाता है और अपने हाथ से वेपन निकालता है और शैडो पे अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को शैडो काउंटर कर लेता है और उस आदमी से बोलता है अब बच्चों का खेल बहुत हुआ, और एक साथ बहुत सारी मैजिक पावर निकालता है और उस आदमी को मार देता है। वो आदमी मरते मरते बोलता है ये सिर्फ अपने मैजिक पावर और टेक्निक से पावरफुल नहीं है, इसके पास डार्कनेस भी है जिसको मैं कभी नहीं हरा सकता था। और उस आदमी का लॉकेट खुल जाता है जिसमें उसकी और उसकी बेटी की फोटो थी। वो अपनी बेटी इमिलिया का नाम लेता है और मर जाता है। शैडो वो लॉकेट अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। फिर उसने अपनी बहन की चेन खोल दी थी, जिससे उसकी बहन बहुत टूटी फूटी हालत में वहां से अपने घर वापस आ गई थी और सेकंड डे हील होके अब अकेडमी चली गई थी। फिर सीन कट होता है और अल्फा पे आता है। वो बोलती है मैंने सीक्रेट बुक रीड कर ली है, जिससे मुझे पता चला है कल्ट ऑफ डियाब्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर सिड बोलती है चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम उसे हरा देंगे क्योंकि हम है शैडो गार्डियन जो शैडो से अटैक करते हैं। फिर अल्फा के साथ उसकी 6 एल्फ फ्रेंड भी थी जो शैडो से बोलती है मास्टर हम जा रहे हैं यहाँ से। शैडो बोलता है क्या। फिर सीन ट्रेन पे आता है जिसपे सिड था जो ट्रेन से रॉयल कैपिटल की मैजिक एकेडमी जा रहा था। सिड बोलता है कि अल्फा और उसके फ्रेंड को लगता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो सच में है जो ग्लोबल स्केल में वर्क करता है और वो लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने गए हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि वो लोग अब बड़े हो गए हैं, उनको भी पता है कि मैंने उनसे झूठ बोला था, इसलिए वो सब कब तक मेरे साथ रहते, इसलिए वो सब चले गए। सबका अपना अपना ड्रीम होता है, लेकिन बड़े होने के बाद सब लोग अपना ड्रीम भूल जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे स्ट्रांग होना था और इस जर्नी में मैं अकेला था। फिर सिड बताता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। सिड रोज की तरह प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज वो अपने प्रैक्टिस पत्थर में सर मार के कर रहा था और अपने आप से मैजिक पावर मांग रहा था। फिर इस वजह से सिड के सर से ब्लड निकलता है। वो चलते चलते ट्रक के सामने आ जाता है और मर जाता है बस। फिर वो कैपिटल पहुंच जाता है और इस अकेडमी के बारे में बताता है। अकेडमी में किंगडम के अंदर और बाहर दोनों जगह से लोग आ सकते हैं और एक टफ एग्जाम देने के बाद वो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सीन कट होता है, वो सिड पे आता है जो यूनिफॉर्म पहन के अकेडमी जा रहा था। उसको यहाँ आए 7 महीने हो गए, तो उसने अपने आप को यहाँ पे भी लो प्रोफाइल रखा था और उसको एक नॉर्मल सा रूम मिला था रहने के लिए, और उसने अपने दोस्त भी ऑर्डिनरी बनाए थे जिनका नाम सिकेल और पो है। फिर वो उन लोगों के साथ ट्रेन से अकेडमी जाता है। यहाँ उसके दोस्त बोलते हैं कि कल के टेस्ट में तुम्हारे नंबर हम तीनों से सबसे ज्यादा कम आए हैं और हम तीनों में शर्त लगी थी जो तुमको पूरी करनी होगी। सिड हमें शर्त के बारे में बताता है। शर्त ये है कि इस अकेडमी की सबसे ब्यूटीफुल और पॉपुलर लड़की को सिड को प्रपोज करना होगा जो हर लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। फिर हमें वो पॉपुलर लड़की दिखाई जाती है जो इस किंगडम की प्रिंसेस है जिसका नाम है एलेक्सिया। वो फिर से एक लड़के का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। फिर ये सब दूर से सिड और उसके दोस्त देख रहे थे और सिड से बोलते कहीं तुम ये देख के डर तो नहीं गए। सिड बोलता है कौन डर रहा है। फिर सीन सिड पे आता है जो एलेक्सिया के सामने था और बहुत ही नर्वस होकर एलेक्सिया को बोलता मैं तुमको पसंद करता हूँ। और सिड के दोस्त ये सब देख रहे थे। सिड नर्वस होने का नाटक कर रहा था, ऐसा करने से एलेक्सिया उसको रिजेक्ट कर देगी ये वो सोच रहा था और उसकी शर्त भी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है, एलेक्सिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इधर सिड सोच रहा था कि ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? फिर दूसरे दिन सिड कैंटीन में खाना खा रहा था अपने दोस्तों के साथ, जहाँ सब लोगों से गुस्से से देख रहे थे। सिड अपने दोस्तों से बोलता है ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। दोस्त बोलते हैं तुम भी कितने बेवकूफ हो, तुमने अकेडमी की सबसे पॉपुलर लड़की सेट कर ली है और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। हम लोगों को तो खुद भरोसा नहीं होता कि प्रिंसेस एलेक्सिया तुमसे सेट कैसे हो गई। तभी उन लोगों के पास प्रिंसेस एलेक्सिया आ जाती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ जो लोग इस अकेडमी में पावरफुल होते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है नॉर्मल स्टूडेंट से, जैसे कि अच्छा खाना खाना, बड़े रूमों में
रहना ये सब। एलेक्सिया वहाँ अच्छी स्टूडेंट थी और अच्छा खाना खा रही थी, तो सिड भी उसका खाना खाने लगता है, ये सोच के कि ऐसा करने से एलेक्सिया उससे ब्रेकअप कर लेगी। लेकिन एलेक्सिया ऐसा कुछ नहीं करती, वो उल्टा पूछती है, सिड तुम शॉर्ट ट्रेनिंग की क्लास में हो ना? सिड बोलता है हाँ। एलेक्सिया बोलती है मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। सिड बोलता है लेकिन मैं तो 9th रैंक वाली क्लास में हूँ, जो सबसे लोवेस्ट क्लास है। एलेक्सिया बोलती है अब तुम मेरे साथ रैंक फर्स्ट वाली क्लास में प्रैक्टिस करोगे। फिर सीन सिड पे आता है, उसके पास उसका ट्रेनर जेनॉन था, जो सिड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि जो हम स्वॉर्ड आर्ट प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत पुरानी है और हमें ये आर्ट नहीं समझ आ रही थी, इसलिए आयरिस जो इस किंगडम की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डार्क नाइट है, उन्होंने हमें बताया कि इस आर्ट को कैसे प्रैक्टिस करते हैं। और आयरिस हमारे क्लास की लड़की एलेक्सिया की बड़ी बहन है। फिर वहाँ सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और सिड एलेक्सिया के साथ फाइट कर रहा था। सिड बोलता है एलेक्सिया की स्वॉर्ड आर्ट बहुत बेसिक है और ये ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, लेकिन इसकी बहन इस किंगडम की सबसे ज्यादा पावरफुल डार्क नाइट है। एलेक्सिया सिड को हरा नहीं पाती, इस बात से वो गुस्सा होती है और बोलती है मुझे तुमसे फाइट करते टाइम ऐसा लगा कि मैं खुद से ही फाइट कर रही हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट पसंद नहीं आई। फिर एलेक्सिया जेनॉन के पास जाती है और बोलती है मैंने इस लड़की को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, तो अब हमारी शादी नहीं हो सकती। जेनॉन बोलता है तुम वापस मेरे पास ही आओगी। सिड इन सब मामले में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए वहां से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और सिड और एलेक्सिया पे आता है। सिड बोलता है तुमको जेनॉन के साथ शादी नहीं करनी थी, इसलिए तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, लेकिन मैं जेनॉन की बराबरी नहीं कर सकता हूँ, लास्ट में तो तुमको उसी से शादी करनी होगी, तो तुम अपने मामलों में मुझे क्यों डाल रही हो? एलेक्सिया बोलती है तुमने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी, इसलिए तुमने मुझे प्रपोज किया था, ये बात मैंने तुम्हारे दोस्तों को डरा के पूछी है, अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो तुम इस अकेडमी में अच्छे से नहीं रह पाओगे और तुम नहीं चाहती कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, तो तुमको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और एक गोल्ड कॉइन निकालती है और नीचे फेंक देती है। सिड बोलता है तुमको क्या लगता है मैं ऐसा आदमी हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है? एलेक्सिया बोलती है हाँ। सिड बोलता है तुमने सही सोचा था, मैं ऐसा ही आदमी हूँ, क्योंकि सिड नीचे कॉइन के पास लेटा हुआ था और ये सब बोल रहा था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सिड बोलता है शैडो गार्डन के काम के लिए मुझे बहुत पैसे चाहिए और मेरी पॉकेट मनी से मैं ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए मैं एलेक्सिया के पैसों में पलने के लिए मान गया। फिर एलेक्सिया एक और कॉइन फेंकती है जिससे सिड अपने मुंह से पकड़ लेता है किसी डॉग की तरह, और अब सिड एलेक्सिया का डॉग बन गया और एलेक्सिया उसको रोज एक गोल्ड कॉइन देगी। फिर सिड और एलेक्सिया रोज साथ टाइम स्पेंड करते थे। सब लोग हम दोनों को देख के जलते थे, लेकिन लोगों का ज्यादा फोकस इस बात पे था कि एलेक्सिया का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो बॉयफ्रेंड कौन है इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं था, इसलिए अभी भी सिड किसी बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्ट कर रहा था। फिर एलेक्सिया को एक दिन जेनॉन दिखता है जो दो लड़कियों से बात कर रहा था। फिर एलेक्सिया और सिड ट्रेन में आ जाते हैं। यहाँ एलेक्सिया जेनॉन की बुराई कर रही थी। सिड बोलता है एलेक्सिया उन लड़कियों में से जो लोगों के पीठ पीछे बातें करती है और उसको समझाना मतलब दीवार में सर मारना है, और इसलिए मैं किसी रोबोट की तरह एलेक्सिया की हर बात मानता हूँ, उसकी जी हुजूरी करता हूँ बस। फिर सिड और एलेक्सिया आइसक्रीम ले रहे थे। एलेक्सिया ऐसा इसलिए कर रही थी जिससे वो पूरे किंगडम को बता सके कि वो रिलेशनशिप में है। फिर एक जगह सिड और एलेक्सिया आइसक्रीम खा रहे थे, जहाँ सिड बोलता है एलेक्सिया जेनॉन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का है, वो पावरफुल भी है, बड़ी फैमिली से भी आता है, उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? एलेक्सिया बोलती जैसे मैं सब लोगों के सामने उनसे अच्छे से बातें करने का नाटक करती हूँ, जेनॉन भी मेरे जैसे ही, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं और मैं लोगों को उनकी कमियों से जज करती हूँ, ना कि उनकी अच्छाइयों से। जेनॉन में कोई कमी नहीं है। सिड बोलता है ये तो बहुत बुरी बात हुई किसी को जज करने का, लेकिन तुमने मुझे अपना ही बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? एलेक्सिया बोलती है क्योंकि तुम्हारे अंदर कमियां ही कमियां हैं, कोई अच्छी बात है ही नहीं। सिड बोलता है मैं इसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करता हूँ। फिर एलेक्सिया सिड को आज के दिन का गोल्ड कॉइन देती है। फिर सिड और एलेक्सिया के रिलेशनशिप को 2 हफ्ते हो गए थे और ऐसे ही एक दिन वो दोनों ट्रेन से जा रहे थे, जहाँ एलेक्सिया सिड से बोलती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट नॉर्मल है, लेकिन मैं उससे अपनी आइज नहीं हटा पाती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट पसंद नहीं है। सिड बोलता है आज तुम बहुत एग्रेसिव वे में फाइट कर रही थी, ऐसा क्यों? एलेक्सिया बोलती है मैं हमेशा अपनी बड़ी बहन की जरूरत से बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं अकेले बिना किसी की हेल्प प्रैक्टिस करती हूँ, और एक बार मैं एक स्वॉर्ड आर्ट का टूर्नामेंट हार गई। उस दिन मेरी बहन मेरे पास आई और बोली तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट अच्छी है, और हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन मैं सोच रही थी स्वॉर्ड आर्ट की वजह से मैं हार गई, तभी से मुझे ये स्वॉर्ड आर्ट पसंद नहीं है, और इसलिए मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट भी पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरे जैसी है। सिड बोलता है सबको कुछ चीज पसंद होती है और कुछ चीज नापसंद होती है, और मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड आर्ट पसंद है। इस बात पे एलेक्सिया गुस्सा हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड सेट की साइड कर देती है और बोलती है तुम बोलना क्या चाहते हो? सिड बोलता है जो चीज मुझे पसंद है, अगर उस चीज को मेरे सामने कोई बुरा भला बोले तो मेरे को गुस्सा आ जाता है बस। अभी ट्रेन रुकती है, वहाँ टीसी आता है जो ये सब देख के डर जाता है, लेकिन फिर एलेक्सिया अपनी स्वॉर्ड अंदर रखती है और सिड को गुड बाय बोल के वहां से चली जाती है, और यहाँ ही सिड के जबरदस्ती के रिलेशनशिप का एंड होता है। फिर दूसरे दिन सिड अकेडमी जा रहा था, जहाँ उसके दोस्त बोलते हैं तुम उदास मत हो, ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ, तुमने 2 हफ्ते में बहुत कुछ कर लिया होगा। सिड बोलते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। इस बात से उसके दोस्त गुस्सा होते हैं और बोलते हैं तुमने हम दोनों की नाक कटा दी। फिर वो तीनों जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं कि उन लोगों को जेनॉन और उसके आदमी घेर लेते हैं, ये देख के सिड समझ जाते हैं कुछ ना कुछ तो हुआ है। जेनॉन बोलता है कल से प्रिंसेस एलेक्सिया गायब है, वो कल अपने हॉस्टल तक नहीं पहुंची और लास्ट टाइम वो तुम्हारे साथ थी, तुम एक सस्पेक्ट हो इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सिड को पता था अगर वो उन लोगों के साथ नहीं जाएगा तो जेनॉन के और भी लोग यहाँ हैं जो उसको जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए सिड उन लोगों के सामने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर लेता है और बोलता है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर सीन एलेक्सिया पे आता है जो मैजिक चेन से बेड में बंधी थी, उसके साइड में एक अजीब सा क्रिएचर था जो एलेक्सिया को इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पागल सा साइंटिस्ट आता है जो एलेक्सिया का ब्लड
ब्लड निकालने लगता है। एलेक्सिया बोलती है कि तुमने मुझे किडनैप किया, लेकिन मेरी बहन आयरिस ने अभी तक मुझे ढूंढने के लिए ये सभी डार्क नाइट को बोल दिया होगा और इसी वजह से तुम कुछ दिनों में ही मर जाओगे। और साइंटिस्ट पूछती है लेकिन भाई तुम मेरे ब्लड का करोगे क्या? साइंटिस्ट बोलता है कि पहली बात तो ये मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पापा और तुम्हारी मम्मी के बीच में कुछ नहीं हुआ था, तो तुम समझ गई ये बात। और तुम्हारे ब्लड डीमन का ब्लड है, तुम्हारे ब्लड से मैं मॉडर्न जमाने में डीमन को जिंदा करूंगा। फिर सीन सेट पे आता है, उसको दो लोग कुत्ते के जैसे मार रहे थे और पूछ रहे थे कि प्रिंसेस एलेक्सिया जैसी इतनी हाई क्लास लड़की तुमसे सेट कैसे हो गई, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अब वो कहाँ है ये भी बता दो हमें। सिड बोलता है कि मुझे किसी बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्ट करना होगा इन लोगों के सामने। फिर एक आदमी 3 सुई सिड के पैर में डालता है जिससे सिड रोने लगता है और वो दोनों आदमी बोलते हैं ये कितना वीक है, इतना से टॉर्चर से ही रोने लगा। सिड मन ही मन बोलता है ये मुझे कब तक मारेंगे, मुझे जाने भी दो। फिर सिंह पागल सेंटर पे आता है, उसने बहुत बार एलेक्सिया का ब्लड निकाला था। एलेक्सिया बोलती है कि मेरा इतना भी ब्लड नहीं निकालो कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मुझे अभी घर जाना है। साइंटिस्ट बोलते मैं पागल तो हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ कि तुम्हें मार ही दूं, क्योंकि तुम मेरे रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर उन बेवकूफ लोगों ने मेरी लैब तबाह नहीं की होती, अब तक मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता। और उस अजीब से क्रिएचर के पास जाता है और बोलता है ये मेरा फील्ड एक्सपेरिमेंट है और उसको मारता है। एलेक्सिया उस क्रिएचर को बचा लेती है, ये बोल के कि साइंटिस्ट तुम तो यहाँ मेरा ब्लड लेने आए हो तो वो काम करो ना। पर वो साइंटिस्ट एलेक्सिया से बोलता है मैंने तुम्हारा बहुत ब्लड निकाल लिया है, जिससे तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी हो गई हो। जबरदस्ती उसको दलिया पिला देता है। फिर सीन एलेक्सिया की बहन आयरिस पे आता है, उसके सामने जानन था। वो आयरिस से बोलता है प्रिंसेस सॉरी, मेरे रहते हुए आपकी बहन किडनैप हो गई। आयरिस बोलती है जो होना था वो हो गया, इस सब के पीछे सिड नाम का लड़का है ना। जानन बोलता है हाँ, हम लोग उसको 5 दिन से मार रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे वो नहीं है, कोई और है। और वैसे भी एलेक्सिया सिड से ज्यादा पावरफुल है, तो वो सिड से कैसे किडनैप हो सकती है? आयरिस बोलती है मुझे भी यही लग रहा है और बोलती है कि तुम अकेडमी के स्टूडेंट के प्रोटेक्शन का ध्यान रखो और सिड को छोड़ दो, लेकिन उस पर नजर रखना, शायद वन सबके पीछे हो सकता है। और अकेडमी में सिड की बहन के लिए आयरिस से मिलना चाहती थी और उसको रिलीज करवाना चाहती थी, लेकिन वहाँ एक येलो बाल वाली लड़की आती है जो क्लियर को मार के समझा देती है कि यहाँ से जाओ। ये सब ऊपर से आयरिस देख रही थी और बोलती है कि जब एलेक्सिया छोटी थी तो वो मेरे साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करती थी और मुझसे बात कर लिया करती थी, लेकिन मैं बिजी हो गई और वो बड़ी हो गई, इसलिए पता नहीं हम दोनों ने एक दूसरे से लास्ट टाइम बात कब की थी। फिर सीन सिड पे आता है, 5 दिन के बाद उन लोगों ने सिड को लात मार के बाहर फेंक दिया था। फिर सिड ट्रेन से अपने रूम जा रहा था। वो बोलता है कि मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने के बाद मैं एक ऑर्डिनरी लड़का नहीं देखूंगा और वैसे भी 2 लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर सिड ट्रेन से उतर के रूम जाता है। वो दोनों आदमी अभी भी सिड का पीछा कर रहे थे, तभी सिड को रास्ते में साइड से एक लड़की जाती हुई दिखती है और उसको बोल के जाती है कि बाद में मिलते हैं। फिर सिड अपने रूम में आ गया था जहाँ उसको अल्फा मिलती है। अल्फा ही उसको पहले मिली थी बाहर। सिड बोलता है इस बार तो बीटा के आने की बारी थी मेरी हेल्प करने के लिए, तुम कैसे आ गई? अल्फा बोलती जैसे ही मैंने सुना कि आप प्रॉब्लम में हो मैं यहाँ आ गई। और सिड से बोलती है कि आपको अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए मास्टर। सिड बोलता है मेरी हिम्मत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम ही ये काम कर दो। अल्फा सिड के कपड़े उतारती है, मतलब टाई और शूज और कुछ नहीं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा फिर सिड से बोलती है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके ऊपर ही पूरा इल्जाम आएगा कि आपने ही एलेक्सिया को किडनैप किया है। फिर सिड बोलता है ऐसा कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। और अल्फा से पूछता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अल्फा बताती है शैडो गार्डन में बहुत सारी एल्फ ज्वाइन हो गई हैं, लेकिन हम लोग कल्ट ऑफ डियाब्लो के बराबर तो नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में हो जाएंगे। सिड बताता है एल्फ बीच बीच में मेरे से मिलने भी आती हैं और मेरी हेल्प भी करती हैं, चाहे इन लोगों से मैंने झूठी क्यों ना बोला हो कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में। अल्फा बोलती है कि एलेक्सिया को भी कल्ट ऑफ डियाब्लो ने किडनैप किया होगा, क्योंकि इस किंगडम की रॉयल फैमिली भी हीरो की डिसेंडेंट है, जिनके पास हीरो का प्योर ब्लड है। इस वजह से उन लोगों ने एलेक्सिया को किडनैप किया होगा जिससे वो एलेक्सिया के ब्लड की हेल्प से डीमन को जिंदा कर सके। सिड बोलता है उन लोगों ने तो अभी तक ब्लड लेने के बाद एलेक्सिया को मार दिया होगा। अल्फा बोलती है उन लोगों को अभी और भी कामों के लिए एलेक्सिया की जरूरत है, तो वो अभी जिंदा होगी। और वहां से ये बोल के जाने लगती है कि जब सब रेडी हो जाएगा तब मैं आपको मैसेज भिजवा दूंगी और क्या मैं उन लोगों को मार दूं जिन्होंने आपको मारा था। सिड बोलता है वो लोग अपना काम कर रहे थे और मैं उन लोगों को देख लूंगा। और जाते जाते अल्फा बोलती है यहाँ डेल्टा भी आई है। ये सुन के सिड शॉक हो जाता है। फिर सिड शैडो के गेटअप में आ जाता है और अपने रूम को महंगी पेंटिंग से डेकोरेट करता है और महंगी सी वाइन भी ओपन करता है। ये सब उसने बैंडेट को मार के जो गोल्ड कॉइन मिले थे और जो एलेक्सिया के डॉग बनने से गोल्ड कॉइन मिले थे, उन गोल्ड कॉइन से ये सब खरीदा था, जिससे उसने एमिनेंस इन शैडो का सेट पूरा कर लिया था। और बहुत स्टाइलिश वे में चेयर में बैठ जाता है। फिर वहाँ बीटा आती है जो बताती है कि अल्फा मैम ने सभी एल्फ को पूरे कैपिटल में भेज दिया और बाकी एल्फ एक साथ रेडी हैं कल्टो के हाउड आउट पे एक साथ अटैक करने के लिए जो इस किंगडम में फैले हुए हैं। हम लोग टोटल 114 एल्फ जो यहाँ बुलाई गई हैं, बाकी यहाँ कैपिटल में नहीं आई हैं। ये सुन के शैडो शॉक हो जाता है। 114 इतनी ज्यादा, बीटा को लग रहा था 114 एल्फ कम है इस काम के लिए, इसलिए वो शैडो को सॉरी बोलती है। शैडो बोलते है आज के दिन सब लोग शैडो गार्डन के बारे में जानेंगे। फिर सीन सिड के घर के बाहर वही 2 नाइट थे जिन्होंने सिड को मारा था। सिड जैसे ही नीचे आता है वो लोग सिड के साइड एलेक्सिया का जूता फेंकते, ये सब करके वो सिड को फंसाना चाहते थे। सिड शैडो में चेंज होता है और बोलता है तुम लोग ये करने वाले हो। और उन दोनों आदमियों के पीछे 2 लाशें गिरती, उन 2 लोगों की लाश थी जो सिड का पीछा कर रहे थे। फिर सिड उन दोनों नाइट को मार देता है और अब तक बाकी एल्फ ने कल्ट ऑफ डियाब्लो के हाइड आउट में हमला कर दिया था। फिर सीन आयरिस पे आता है, उसको
क्विक नाइट आके बताता है कि 7 लोकेशन में एक साथ अटैक हुआ है, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है। आयरिस उस नाइट से बोलती है कि तुम अकेडमी के स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करो और मैं जा रही हूँ फ्रंट लाइन में फाइट करने। और बोलती है अलेक्सिया तुम कहाँ हो। फिर सीन अलेक्सिया पे आता है जिसकी हालत बहुत खराब थी और वहाँ बहुत शोर हो रहा था जिससे उसके साइड वाली क्रिएचर को प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहाँ पागल साइंटिस्ट आता है और बोलता है वो लोग आ गए हैं, सब खत्म होने वाला है। और उस अजीब से क्रिएचर में एक्सपेरिमेंट वाला ब्लड इंजेक्ट कर देता है। अलेक्सिया साइंटिस्ट को ऐसा करने से मना करती है लेकिन साइंटिस्ट नहीं मानता। वो क्रिएचर उस ब्लड के इंजेक्ट होने के बाद पावरफुल हो जाता है, साइंटिस्ट को ही मार देता है सबसे पहले। लेकिन उस क्रिएचर ने अलेक्सिया को चेन से फ्री कर दिया था। फिर वो क्रिएचर और बड़ा हो जाता है और रोड में आ जाता है। तब तक अलेक्सिया ने साइंटिस्ट की पैंट से कीज निकाली और अपने आप को पूरी तरह फ्री कर लिया। फिर वो वहां से भाग के एक टनल में आ जाती है। तभी वहां बाहर उसको ज़ेनोन मिलता है। अलेक्सिया बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ज़ेनोन बोलता है ये हाइड आउट मेरा ही है, मैंने ही तुमको किडनैप करवाया था, इन सब के पीछे मैं ही हूँ। अलेक्सिया बोलती मुझे पता ही था, तुम बाहर से कुछ और हो और अंदर से कुछ और। ज़ेनोन बोलता है मैं तुम्हारे ब्लड और साइंटिस्ट की हेल्प से राउंड टेबल में अपनी जगह बना लेता है। अलेक्सिया बोलती है राउंड टेबल क्या है। ज़ेनोन बोलता है सर्कल टेबल। अलेक्सिया बोलती फालतू बातें नहीं, मुझे सच सुनना है। ज़ेनोन बताता है कि राउंड टेबल एक नॉर्मल डार्क ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पावरफुल है, यहाँ मुझे बहुत पैसा और बहुत पावर मिल सकती है। मैं तुम्हारी जगह आयरिस को यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए लाना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। ये सुन के अलेक्सिया अपने एक न्यू मैजिक अटैक से ज़ेनोन के ऊपर अटैक कर देती है और इस अटैक से ज़ेनोन के हाथ में खरोच बस आती है। ज़ेनोन बोलता है तुम अपनी बहन से नफरत करती हो और उसी के अटैक से मुझ पर अटैक कर रही हो, ये क्या बात हुई। अलेक्सिया बोलती है कि मैं और भी अपनी बहन के अटैक कर सकती हूँ। ज़ेनोन बोलता है मुझे बताना ही होगा कि राउंड टेबल के लोग कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और अलेक्सिया को पंच मार के पानी में फेंक देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो। तभी वहाँ शैडो की एंट्री होती है। ज़ेनोन शैडो को पहचान जाता है लेकिन अलेक्सिया नहीं पहचान पाती। शैडो बोलता है मेरा नाम है शैडो और मैं शैडो में काम करने वाले लोगों को शैडो में ही मारता हूँ। और यही ये पार्ट खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और पार्ट 2 में बहुत ही एक्शन होने वाला है और आप लोग मेरे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर लो जिससे आप लोग मेरी वीडियो जल्दी देख पाओ। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।